गुड मॉर्निंग। हम लोग जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे वो स्टैटिस्टिक्स की बात अभी भी हम करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में 100 मार्क्स का पेपर आता है डीडीयू और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में। इस 100 मार्क्स में जो क्वेश्चन होते हैं आप जानते हैं 4 मार्क्स का भी होता है, 10 मार्क्स का भी और 20 मार्क्स का। तो ये थ्योरी लिखना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। न्यूमेरिकल तो हम कर लेते हैं, थ्योरी लिखना प्रॉब्लम हो जाता है। कई बच्चे थ्योरी कर लेते हैं बढ़िया से, न्यूमेरिकल लिखने में उनको दिक्कत हो जाती है। तो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों की। तो अभी हम थ्योरी की बात करते हैं। एक टॉपिक है इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आती है। तो इसकी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चा दिमाग में घुमाता रहता है कुछ भी नहीं, परेशान ज़्यादा होता है। तो उसी परेशानी को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन? हिंदी में कहते हैं अंतर्गणन या एवं बाह्य गणन। तो ये इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन है क्या? यानी ये अंतःगणन और बाह्य गणन क्या है, ये पूरी एक चैप्टर है। इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इसकी जरा मेन पॉइंट पे हम आते हैं, इसकी थीम समझ लेते हैं। ये इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन यह एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए, मिसिंग डेटा को जानने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसी से हम मिसिंग डेटा को फाइंड कर लेते हैं। अब मिसिंग डेटा दो तरह का। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा दिया है 1960 से लेकर 1980 तक का। प्रोडक्शन जो दिया है मेरे पास 1960 से लेके 1980 तक। अब 1960 से 1980 के बीच में कोई ईयर का प्रोडक्शन मिसिंग है, मान लीजिए 1961 का, 62 का, 63 का, 74 का, यानी 80 तक, 60 से लेकर 80 तक का कोई डेटा मिसिंग है। अगर हम उस डेटा को फाइंड करते हैं तो इसे हम इंट्रापोलेशन कहते हैं। और मान लीजिए 1960 से 1980 के बाहर, यानी 1959 या 1981 अगर ये डेटा हमको फाइंड करनी है तो इसे हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। यानी मिसिंग डेटा को फाइंड करने की बात को ही हम इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। दिए गए डेटा के बीच की डेटा अगर फाइंड करनी है तो इंट्रापोलेशन, दिए गए डेटा के बाहर की डेटा अगर फाइंड करनी है तो एक्सट्रापोलेशन। तो दिए गए डेटा मैंने लिख दिया इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। डेटा 1960 से लेके 1980 तक, यानी 1960 से लेके 1980 के बीच में कोई भी ईयर का अगर फाइंड करना हो, जैसे 61, 62, 63, 64, किसी भी ईयर का अप टू कब तक 80 तक, किसी भी ईयर का अगर डेटा मुझे फाइंड करना है तो इसे हम इंट्रापोलेशन कहते हैं। क्लियर? एक्सट्रापोलेशन क्या है? 1960 से लेके, है ना, 1960 के पहले, बिफोर एंड 1980, आफ्टर 1980, और इसके बाद, यानी 1960 से पहले का और 1980 के बाद का। यानी जो डेटा मेरे अवेलेबल है हमको उस डेटा के बीच की डेटा निकालने की बात को इंट्रापोलेशन, उसके बाहर की डेटा निकालने को एक्सट्रापोलेशन, है ना। तो ये जो डेटा हम कैलकुलेट करते हैं ये संभव है, ये पॉसिबल है कहां से? स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में ये बात बताई गई कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं फाइंड करके यहां बताऊंगा। क्लियर है? तो ये हो गया इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। मीनिंग लिखा है इंट्रापोलेशन कंसिस्ट ऑफ, यानी इंट्रापोलेशन कंसिस्ट इन रीडिंग अ वैल्यू व्हिच लाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट। क्या लिखा है? टू एक्सट्रीम पॉइंट। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच की डेटा आर वैल्यूज। एक्सट्रापोलेशन जो है वो लिखा है लाइज आउटसाइड, यानी जो डेटा दी है उसके बाहर की डेटा। तो ये लिख दिया है बोर्ड पर, हिंदी में लिख दिया है अंतर्गणन का आशय ऐसे मूल्य को ज्ञात करना है जो दो सीमांत पद मूल्यों के बीच विद्यमान हो।
है ना, जो दो सीमांत पद मूल्यों के बीच हो, इनके बीच हो, है ना। बाह्य गणन के द्वारा ऐसे मूल्य को ज्ञात किया जाता है जो दो सीमांत पद मूल्यों के बाहर हो। कहां हो? बाहर। क्लियर है? ये है आपका इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की बात। ये होता है इंट्रापोलेशन एक्सट्रापोलेशन। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक और इसकी ढेर सारी थ्योरीज देखेंगे। आप इसे कॉपी करें, मैं यहां से हटाऊं। कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर? आगे लिखिए। हाँ जी, इसकी थ्योरी आगे बढ़ा लेते हैं। अजम्पशन अंडरलाइंग इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की मान्यताएं। क्या मान्यताएं हैं? यानी इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन कब हो सकता है, कौन सी चीजें इसमें घटना घटित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं हो सकता, क्या मान्यताएं हैं, ठीक है, कब ये हम कर सकते हैं। तो पहला लिखा हुआ है नो सडन फ्लक्चुएशन, आकस्मिक उतार चढ़ाव न हो। अगर आकस्मिक उतार चढ़ाव होगा तो इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन से हम डेटा को फाइंड नहीं कर सकते। ये आकस्मिक उतार चढ़ाव का क्या मतलब है? क्लियर है? चलिए मैं बात करता हूं, जरा देखिए आकस्मिक उतार चढ़ाव का क्या मतलब है। देखिए इधर, माना कि 1960 में मेरे पास 4000 टन का प्रोडक्शन था या 4,00,000 टन का 4000 टन का प्रोडक्शन था। अगर मैं 61 की बात करूं तो यहाँ 4200 टन का था। 62 की बात करूं तो 4500 टन का था। 63 की बात करूं तो 4000 टन का था। यानी ये प्रोडक्शन मेरा देखिए इंक्रीजिंग मैनर में चलता चला जा रहा है। हो सकता है 1 क्विंटल, 1 टन घट जाए, 10 टन घट जाए, लेकिन अचानक से एक साल सूखा हो गया, सूखा पड़ गया, 4000 टन से 1000 टन आ गया। ये बताइए ये सडन है और कि रेगुलर वे में है? सूखा पड़ना सडन है, बाढ़ आ जाना सडन है, तो ये रेगुलर फ्लो नहीं है। तो रेगुलर फ्लो नहीं है अगर, तो ये डेटा फाइंड नहीं हो सकता। फर्स्ट है कि इसे रेगुलर फ्लो में होना चाहिए। क्लियर है? तो बात मैं करता हूं, लिखा नो सडन फ्लक्चुएशन, आकस्मिक उतार चढ़ाव ना हो। आकस्मिक उतार चढ़ाव ना हो, अगर आकस्मिक उतार चढ़ाव होता है तब हम इंट्रापोलेशन एक्सट्रापोलेशन सही नहीं कर सकते। क्लियर है? यानी 1960, 61, 62, 63, 64, 65, यानी 1960 1960 से लेकर 1980 तक में अगर 10-20 सालों की जो गैप है, इसमें अगर किसी साल बाढ़ आ जाती है तो उस साल सही डेटा हम फाइंड नहीं कर सकते। दूसरा लिखा है यूनिफॉर्म एंड रेगुलर चेंजेस। रेगुलर चेंजेस एंड यूनिफॉर्म एंड रेगुलर चेंजेस, जिस वे में चल रहा है उसी वे में चले, उसी वे में चले। क्लियर है? अचानक से कोई परिवर्तन ना आ जाए, तो जिस वे में चल रहा है उसी वे में चले, अचानक से कोई परिवर्तन आएगा तो फाइंड नहीं कर सकते। आगे लिखा है म्यूचुअल इंटर इंडिपेंडेंस इन सीरीज, पद श्रेणियों के पारस्परिक संबंध हो, यानी जो हम डेटा फाइंड करें उसे एक दूसरे से कोरिलेट करता हो। बिना कोरिलेशन के x की वैल्यू y से, y की वैल्यू x से कोरिलेट करता हो, तभी जाके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो इसकी हो गई एजम्पशंस हो गई, इसकी मान्यताएं हो गई, तभी जाके हम इंट्रापोलेशन एक्सट्रापोलेशन कर सकते हैं। आगे नीड एंड इंट्रापोलेशन ऑफ एक्सट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, सॉरी, तो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, अंतर्गणन एवं बाह्यगणन की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। क्या है भाई इनकी आवश्यकता और क्या महत्व है? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो लॉस्ट डेटा है उसको फाइंड कर लेते हैं, जो संभावित डेटा है उसको भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आवश्यकता और महत्व। पहला लिखा है एस्टिमेट फॉर इंटरसेशनल ईयर्स, मध्यवर्ती वर्षों के लिए अनुमान, यानी 1960 से 1980 का डेटा दिया हुआ है तो उसके बीच के डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, आवश्यकता भी हो गई। आगे आते हैं इनएडिक्वेट ऑफ डेटा, समंकों की अपर्याप्तता। जब डेटा हमारे पास नहीं है तभी तो मुझे डेटा फाइंड करना पड़ रहा है, तो समंकों का अपर्याप्तता, पूरी डेटा कंप्लीट डेटा नहीं दी है, कुछ डेटा मिसिंग है, उन डेटा को फाइंड कर सकते हैं। आगे
फिल इन द गैप ऑफ लॉस्ट डेटा, समंकों की पूर्ति, अगर कोई डेटा लॉस हो गया है, किसी ईयर का डेटा मुझे नहीं मिला, मैंने जनगणना की, वो जनगणना में ये डेटा नहीं मिला, या मैंने प्रोडक्शन लिया था वो फाइल ही गायब हो गई, मिसिंग हो गया, तो हम ये लगा सकते हैं फिल इन द गैप्स ऑफ लॉस्ट डेटा। अगर कोई नष्ट समंकों की पूर्ति, अगर कोई डेटा हमको नहीं मिल रहा है, उस डेटा को हम इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। आगे एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर, ये भावी पूर्वानुमान। एक्सट्रापोलेशन यही तो है, एक्सट्रापोलेशन यही तो है, जो डेटा दिया हुआ है उसके बीच की नहीं, उसके बाहर की बात, तो भावी पूर्वानुमान कर लेते हैं। आगे लिखा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेटा, समंकों का तुलनात्मक अध्ययन। बिल्कुल सही है, इसे हम समंकों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। डेटा दिया होता है, उसे डेटा से हम डेटा फाइंड कर लेते हैं और स्टडी कर लेते हैं कि ये यहाँ इतना था, अगले साल कितना है। क्लियर? मान लीजिए 1960-61 का दिया हुआ है, 62 का नहीं दिया हुआ था, तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। 62 का निकाल लेते हैं तो 61 से 62 का कंपेयर भी कर लेते हैं। क्लियर है? ये है हमारी इसके थियरी। कॉपी करिए, इसकी थोड़ी और भी थियरी हम आगे बढ़े। तो इसके कैलकुलेशन की बात करें कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, लिखा है मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की विधियां बताइए। कौन सी मेथड है जिससे हम अंतर्गणन एवं बाह्य गणन करते हैं? तो इन विधियों का देखिए दो में बांट दिया है, एक ग्राफिक मेथड होता है, एक अलजेब्रिक मेथड होता है। ठीक है ना, जिसमें एक्स वाई डेटा मान के करते हुए अलजेब्रिक मेथड है, और ये कौन सा मेथड है? ग्राफिक मेथड, जिसको ग्राफ पे दिखाते हैं। तो ग्राफिक मेथड में एक ही आता है, ग्राफिक मेथड से दिखा लेते हैं। ग्राफिक मेथड कैसे दिखाते हैं वो हम मेथड में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड, जिसको हम बीजगणितीय विधि कहते हैं। अब इसमें पैराबोलिक कर्व मेथड होता है, अकेंद्रित वक्र विधि। ये अकेंद्रित वक्र विधि या पैराबोलिक कर्व मेथड हम कैसे लगाते हैं, ये हम इसके न्यूमेरिकल में बताएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस, न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि, ये भी एक तरह का विधि है, एक मेथड है जिससे हम फाइंड करते हैं। तो ये बड़ा पॉपुलर मेथड है, एग्जाम में क्लियर कट पूछ लेता है, 4 मार्क्स में आ जाता है कि बताइए इसकी थ्योरी बताइए, न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि बताइए। तो बच्चा हम बना के नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जानना पड़ेगा। क्लियर है? या कभी कभी पूछ लेता है विधियां बताइए, तो विधियों में सब आपको बताना पड़ेगा, पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बाइनॉमिनल एक्सपेंशन मेथड, द्विपद विस्तार विधि। तो सर विधि तो आप बता नहीं रहे। अरे विधि मैं इसके न्यूमेरिकल में बारी बारी करके बता रहा हूँ कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। क्लियर है? तो ये हो गया द्विपद विस्तार विधि। अगला है लैग्रेंज मेथड, लैग्रेंज विधि। अब इतने विधि हैं हमारे पास, टोटल हम 5 कह सकते हैं या 2 में तोड़ सकते हैं। पहला हो गया आपका बिंदुरेखी विधि, दूसरा हो गया बीजगणितीय विधि अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास कितने हो गए? 4। कौन कौन से? पैराबोलिक कर्व मेथड, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस, और अगला हो बाइनॉमिनल एक्सप्रेशन मेथड, और अगला हो गया लैग्रेंजिक मेथड। ठीक है, लैग्रेंज मेथड। ओके, आप इसको कॉपी करें। अब हम इसके दूसरे पार्ट में आते हैं और एक एक को डिफाइन करते हुए निकलते हैं।